Hello friends, I am Shantanu, your coach, and today I am going to cover the important points of Transfer of Property Act 1882, so it will be very helpful for you to revise just before the exam. First, let's see the object. The object is to provide uniform rules for transfer of immovable property. तो ये एक्ट पूरी तरह से immovable property में डील करता है. सेकंड, immovable property को एक्ट में डिफाइन नहीं किया है. सेक्शन 3 only talks about that immovable property does not include standing timber, growing crop and grass. तो इसके लिए आपको immovable property की डेफिनेशन के लिए आपको जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 देखना पड़ेगा. इसके बाद एग्जाम में पूछा जा सकता है एग्जाम्पल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. इसमें मैं कुछ खास पॉइंट्स बता रहा हूं. राइट टू वे इमूवेबल प्रॉपर्टी है. राइट टू कलेक्ट लैक फ्रॉम ट्री इज ऑल्सो इमूवेबल एंड राइट ऑफ फिशरी इज ऑल्सो इमूवेबल प्रॉपर्टी. इसी के साथ एग्जाम्पल्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी में जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, डिक्री फॉर एरियर्स ऑफ रेंट. पुराना जो रेंट था उसका एरियर्स था उसका डिक्री, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है. इसी तरह से स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप एंड ग्रास, ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी है. सेक्शन 6 कहता है कि एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस. तो आपको एक्सेप्शंस याद रखना है. पहला है चांसेस ऑफ हेयर अपेरेंट, यानी इंटरेस्ट विच हैज नॉट अराइजन मे अराइज इन फ्यूचर कैन नॉट बी ट्रांसफर. अभी जो इंटरेस्ट नहीं है आपके पास, जो आने वाला है फ्यूचर में, उसको आप अभी ट्रांसफर नहीं कर सकते. दूसरा एक्सेप्शन है राइट ऑफ री एंट्री आप ट्रांसफर नहीं कर सकते. लेजी और लेजर के बीच में अगर कोई लीज एग्रीमेंट है तो ब्रीच अगर होता है लीज टर्म का, तो लेजर विल ऑलवेज हैव अ राइट टू री एंटर द लैंड, बट ये राइट वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते. इसी तरह से ट्रांसफर ऑफ ईजमेंट और ट्रांसफर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एंजॉयमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर. Easement means an interest in the land which is owned by another and in which the holder has been given a specific limited use or enjoyment. जैसे किसी कुएं में से आपको पानी भरने का अधिकार केवल आप ही का है, वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते. इसी तरह से कोई पुजारी है, उसको कुछ मिलता है ऑफरिंग्स टेम्पल में, वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता वो राइट. इसके बाद राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस कैन नॉट बी ट्रांसफर. याद रखना, आपको यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है फ्यूचर मेंटेनेंस का जो राइट है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता. हालांकि एरियर्स ऑफ पास्ट मेंटेनेंस कैन बी ट्रांसफर. इसी तरह से राइट टू स्यू है, किसी को आप सूट फाइल करना चाहते हैं किसी के अगेंस्ट, तो ये जो राइट आपको लॉ ने दिया है इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. अब बात करते हैं इलीगल रिस्ट्रेन ऑन सर्टेन एलियनेशन. जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो कुछ ऐसी कंडीशंस लगा देते हैं जो लॉ में वैलिड नहीं है. सो सेक्शन 10 सेज दैट अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते समय एक ऐसी एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन कर दिया है सामने वाले को कि वो उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज नहीं कर सकता, किसी के साथ पार्ट नहीं कर सकता, तो ऐसी जो कंडीशन है एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन, ये वॉइड है. इसी तरह से रिस्ट्रेन ऑन एंजॉयमेंट, अगर आपने प्रॉपर्टी एब्सोल्यूटली ट्रांसफर कर दी है तो ऐसे केस में आप रिस्ट्रेन ऑन एंजॉयमेंट नहीं लगा सकते सामने वाली पार्टी पे जिसको कि आपने ये सेल किया है. अगर आपने ऐसा रिस्ट्रेन लगाया तो इट विल बी वॉइड. अब एक इंसॉल्वेंसी के कंडीशन है, अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो प्रॉपर्टी वापस ट्रांसफरर के पास आ जाएगी. ऐसी अगर कंडीशन लगाई है तो ये कंडीशन भी वॉइड होगी. इसका एक ही एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इन केस ऑफ अ लीज. इसी तरह से आपने ट्रांसफर किया है और एक ऐसी कंडीशन लगा दी है जिसका परफॉर्मेंस आइदर impracticable है या फिर which is disallowed under any law or which is fraudulent or harmful, then such condition will be invalid. इसके बाद देखिए ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन. ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है. अनबॉर्न पर्सन जो अभी इस दुनिया में नहीं आया है, उसको आप कुछ प्रॉपर्टी या राइट्स ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके हम केसेस देखेंगे यहाँ पर. सेक्शन 13 में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अनबॉर्न पर्सन को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं, इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, बट डायरेक्टली नहीं कर सकते. सो नो डायरेक्ट ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन. दूसरा, होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट शुड बी ट्रांसफर टू द अनबॉर्न पर्सन. पार्टली आप अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते इंटरेस्ट, पूरा का पूरा इंटरेस्ट उसको ट्रांसफर होना चाहिए. और इसी पॉइंट से एक रिलेटेड रूल है, रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकता है, इसको आप देख के. This rule says or prohibits the vesting of interest beyond a certain period. इसी के साथ इसके 4 एक्सेप्शन भी है. रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के 4 एक्सेप्शन है, ये भी आपको देख के जाना है, जिसमें गिफ्ट है,
पर्सनल एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल रिन्यूअल ऑफ लीज है, और चार्जेस क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टी। ये 4 एक्सेप्शन याद रखना है। इसके बाद सेक्शन 16 जो है, ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट और नॉट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है केस की फॉर्म में। इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, अगर प्रायर इंटरेस्ट फेल हो जाता है एज पर सेक्शन 13 एंड 14 तो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट भी फेल हो जाएगा। बट अगर प्रायर इंटरेस्ट फेल होता है अदर देन सेक्शन 13 एंड 14, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट भी फेल होगा ही। इसकी डिटेल्स आप एक बार देख के जाइए। इसके बाद आता है वेस्टेड एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट की डेफिनेशन। इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज हुई है इसमें, एग्जाम में आ सकती है। वेस्टेड को सेक्शन 9 में डिफाइन किया है, ऐसा इंटरेस्ट विच इज नॉट सब्जेक्ट टू हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट विच मे और मे नॉट हैपन। तो ऐसी कोई अनसर्टेन इवेंट नहीं है तो ऐसे केस में वेस्टेड इंटरेस्ट माना जाएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ द ट्रांसफर विल टेक इफेक्ट ओनली ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट, तो ऐसे केस में इसको कंटिंजेंट इंटरेस्ट माना जाएगा। वेस्टेड और कंटिंजेंट दोनों के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम देखने वाले हैं जिसमें से क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रीन। ये तो आपको छोड़ के जाना ही नहीं है, अच्छे से देख के जाना है। नेक्स्ट है डॉक्ट्रीन ऑफ होल्डिंग आउट और ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर, सेक्शन 41 है। यहां पे इन्होंने बताया है कि पर्सन कैन नॉट कॉन्फर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज, यानी आप वो चीज ट्रांसफर नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते जो कभी आपकी है ही नहीं। यानी आपकी जो चीज है केवल आप वो ही ट्रांसफर कर सकते हैं, जो आपकी चीज ही नहीं है वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ विदिन द ग्रांट बाय स्टॉपल, सेक्शन 43 है। इसमें सीधे सीधे फ्रॉडुलेंट मोटिव से आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉपर्टी। अ पर्सन फ्रॉडुलेंटली और एरोनियसली रिप्रेजेंट दैट ही इज ऑथराइज्ड टू ट्रांसफर सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप झूठ बोल रहे हैं या गलती से आप ऐसा बता रहे हैं कि मुझे ये राइट है ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का, जो एक्चुअल में आपको नहीं है और ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये ट्रांसफर जो इफेक्टिव होगा एट द ऑप्शन ऑफ ट्रांसफरी, ट्रांसफरी के ऑप्शन के ऊपर ही ये ट्रांसफर इफेक्टिव होगा। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फिर से आप समझ लीजिए। फ्रॉडलेंटली एरोनेसली आपने रिप्रेजेंट किया है कि मैं ट्रांसफर कर सकता हूं, ट्रांसफर आपने कर दिया है, फाउंड टू हैव सब्सिक्वेंटली एक्वायर्ड, और बाद में वही प्रॉपर्टी आपके हाथ में आ गई है, तो ट्रांसफरी के पास पावर है कि चाहे तो वो अब इसको रख ले या उसको रिजाइन कर ले। इसके बाद आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस और लिट पेंडेंट, सेक्शन 52 है। इसको आपको कीवर्ड याद रखना है, पेंडिंग लिटिगेशन। अगर कोई कोर्ट में केस चल रहा है किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, तो नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। तो कुछ भी उस प्रॉपर्टी से छेड़छाड़ नहीं करनी है, नया कुछ भी नहीं करना है। सो इसका मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी के ऊपर केस चल रहा है कोर्ट में, तो ऐसे जब तक ये केस चल रहा है आप वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, और अगर आपको ट्रांसफर करना ही है तो आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके बाद आप वो ट्रांसफर कर सकते हैं। इन एनी केस ये जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी है ये बाउंड होगी बाय द फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। नाम से ही समझ में आ रहा है पार्ट थोड़ा हो गया है, थोड़ा बच गया है। तो यहां पे ये डॉक्ट्रिन कहता है अगर आपने कुछ परफॉर्म कर दिया है ट्रांसफर को लेके और कुछ बाकी है, तो दिस डॉक्ट्रिन प्रिवेंट्स अ ट्रांसफरर, जिसने वो ट्रांसफर किया है उसको वो प्रिवेंट करता है फ्रॉम टेकिंग एन एनी एडवांटेज ऑन अकाउंट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये सभी डॉक्ट्रिन आपको देख के जाना है अच्छे से, सबसे पहले कीजिए। इसमें से एक डॉक्ट्रिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम में आपको आ जाएगा। इसके बाद देखिए लीज एंड लाइसेंस। इसमें आप डेफिनेशन देख के जाइए, लीज की क्या डेफिनेशन है, इसी के साथ लाइसेंस क्या होता है, और जो डिफरेंस है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। दोनों ही क्लब हो जाएंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ। मैं यहाँ आपको थोड़े से पॉइंट ऑफ डिफरेंस बता रहा हूं यहाँ पर लीज और लाइसेंस में। लीज के केस में जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन द लैंड होता है। लीज जनरली हेरिटेबल रहती है। डेथ ऑफ द लेजर डज नॉट टर्मिनेट द लीज। लीज जनरली ट्रांसफरेबल होती है एक से दूसरे को। जनरली द लीज आर नॉट रिवोकेबल, रिवोक नहीं किया जा सकता नॉर्मली लीज को।
द ट्रांसफर ऑफ द लेजर इज बाउंड बाय द लीज, यानी ट्रांसफरर ने कभी इसको और किसी को ट्रांसफर कर दिया है प्रॉपर्टी, तो वो जो ट्रांसफर है वो भी बाउंड होता है लीज से। इन केस ऑफ ए लीज द पार्टी कैन क्लेम फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो लेजी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जा सकता है, लेकिन लाइसेंस के केस में उसको केवल कंपनसेशन मिलता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप देख के जाइए, जिससे कि आप लीज के ऊपर भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, लाइसेंस के ऊपर भी लिख सकते हैं और डिफरेंस भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो मॉर्गेज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इसमें बहुत ही सिंपल है, आपको जो काइंड्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ मीनिंग ऑफ मॉर्गेज आपको देखना है, और इसके बाद जो तरह तरह के मॉर्गेज है उसके ऊपर दो दो पॉइंट आपको लिखते आने चाहिए, जैसे सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, इंग्लिश मॉर्गेज, यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, इक्विटेबल मॉर्गेज भी बोलते हैं इसको, और लास्ट है एनोमलस मॉर्गेज। ये सारे मॉर्गेज आपको याद होने चाहिए और कुछ पॉइंट्स आप इसके ऊपर लिख सके, ऐसी तैयारी करके जाइए। इसी के साथ राइट ऑफ रिडिम्पशन ये आपको याद रखना है। मार्शलिंग का प्रोविजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। फिर आता है सब्रोगेशन, याद रखना है, एंड सब मॉर्गेज एंड प्यूनिसिव मॉर्गेज, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। अदर इंपॉर्टेंट टर्म भी देख लेते हैं। अब ये जो अदर इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें आपको जस्ट थोड़ा थोड़ा देखना है, जैसे चार्ज के बारे में आपको दो शब्द लिखते आने चाहिए, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में दो शब्द, एक्सचेंज क्या होता है ये लिखते आना चाहिए, विद सेक्शन आप याद रखना है 118 लाइक दैट। इसके बाद गिफ्ट 122 आपको याद रखना है, एक्शनेबल क्लेम के बारे में आप लिख सकें। इसी के साथ अटेस्टेशन क्या होता है इसके बारे में आप लिख सकें। तो इस तरह से ये इसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट टर्म के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, थोड़े बहुत चांसेस हैं। तो अभी हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के। इसी के बेसिस पे आप इसको अच्छे से और रिवाइज करके एग्जाम में जाइए। ऑल द बेस्ट।